जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? एंड आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है दैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। एंड यू कैन सी जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको आप कह लें सेल का पावर हाउस, बिकॉज सेल को जितनी भी एटीपी मिलती है वो सब की सब जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज अ ऑर्गेनेली विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली। और इस माइटो का मतलब थ्रेड है और कॉन्ड्रिया मीन ग्रेन्यूल। तो ये थ्रेड लाइक एक ग्रेन्यूल आपको सेल के अंदर मिलता है। सो इफ वी जस्ट लुक एट द सेल न्यूक्लियस एंड देयर इट लाइज a kind of very small as compared to nucleus and a very small thread like granule which is present inside the cell। और इसकी बहुत सी खसूसियात हैं, इसकी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं। इट कंटेन अ लॉट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स। तो उसकी बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फिलामेंटस ग्रेन्यूलर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है और इसका मतलब ये है कि it could be as something like filament type or granule type। Cytoplasm means stays inside the cytoplasm and it's an organelle and it is mostly found in animal and plants। ये आपको animal और plants में मिलेगी और sometimes आपको कुछ micro organisms में भी नजर आएगी माइटोकॉन्ड्रिया, जिनमें आप एल्जे में भी माइटोकॉन्ड्रिया को देखेंगे और प्रोटोजोआ में भी और फंगस में भी। डियर स्टूडेंट्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरियल सेल्स के अंदर नज़र नहीं आएगा, क्योंकि साइंसदानों का मानना है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो बजाते खुद एक बैक्टीरियल ओरिजिन से है, यानी खुद ये एक बैक्टीरिया था किसी ज़माने में। फिर जब ये सेल के साथ मिला तो फिर इट बिकम द पार्ट ऑफ द सेल। बजाय के सेल इसको डाइजेस्ट करता, बल्कि सेल ने इसको अपना हिस्सा बना लिया और इससे पैदा होने वाली एनर्जी का फ़ायदा उठाया। और डेफिनेटली दैट एनर्जी इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी and FADH2 molecules and NADH molecules or NADA molecules are being produced which are also known as coenzymes। ये पैदा हुए और ATP स्पेशली जब पैदा हुई तो फिर डेफिनेटली सेल को ज़्यादा इफेक्टिव लगा कि ATP का बनना इज़ क्वाइट गुड और ये ज़्यादा अच्छा एनर्जी मॉलिक्यूल है। तो बजाय के माइटोकॉन्ड्रिया डाइजेस्ट होता विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये डाइजेस्ट नहीं हुआ, इट बिकम अ पार्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। और फिर आज आप देखते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है हर किसी यूकैरियोटिक सेल में आपको मिलेगा। एंड यूकैरियोटिक सेल इज द काइंड ऑफ सेल जिसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, यू नो इट रियली वेल। सो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एक लिपोप्रोटीन फ्रेमवर्क रखता है, यानी अगर इसकी हम मेम्ब्रेन्स देखें तो आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है जिसको हम क्रिस्टी कहते हैं। तो ये मेम्ब्रेन भी जिस तरह एक सेल की मेम्ब्रेन होती है विच इज़ बेसिकली कंटेन अ लॉट ऑफ लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, और इसमें एम्बेडेड प्रोटीन्स हैं और समथिंग लाइक ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं। इस तरह ही आप कह लें कि इसका फ्रेमवर्क भी जो है वो लिपोप्रोटीन्स रखता है। और इसके अलावा इसमें डेफिनेटली इस ऑर्गेनेली के अंदर बहुत से एंजाइम्स हैं और कोएंजाइम्स हैं। स्पेशली इसमें एक पार्टिकल है विच इज़ नोन एज ATP सिंथेटेज पार्टिकल। ये जो पार्टिकल है ये बेसिकली ATP बनाता है और ये पार्टिकल का मैकेनिज्म इंशाल्लाह हम बायो एनर्जेटिक्स के अंदर जाकर सीखेंगे और जानेंगे कि आखिर ये कैसे ATP बनाता है। सो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर एंजाइम्स भी हैं और को एंजाइम्स भी हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स डेफिनेटली ये जो एंजाइम्स हैं और जो को एंजाइम्स हैं दे आर बीइंग यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ATP और ये मेटाबॉलिज्म करते हैं पायरुवेट मॉलिक्यूल्स का। तो ये भी एनर्जेटिक्स में मैं बात करूंगा आपसे कि आखिर ये सब कैसे हो जाता है। सो मैं आपको और एक ख़ास बात बताऊं अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, वो ये है कि इस ऑर्गेनेली के अपने अंदर DNA भी होता है और RNA भी होता है। सो इट लिटरली कंटेन इट्स ऑन DNA। इसका अपना DNA होता है और अपना ही राइबोसोम भी प्रोड्यूस करता है ये ऑर्गेनेली। तो लिहाजा इसमें अपने राइबोसोम्स होते हैं और अपने DNA होते हैं। जो सेल के राइबोसोम्स होते हैं वो बिगर साइज़ के होते हैं। राइबोसोम्स पे भी आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है या आप प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहाँ पर जाकर आप देख लें। सो व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू इज़ कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सेल। तो इस पर थोड़ी सी मज़ीद बात करते हैं, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इसकी हिस्ट्री की कि माइटोकॉन्ड्रिया जो था वो कैसे डिस्कवर हुआ, तो सबसे पहले एक साइंसदान था, इसका नाम था
कॉलिकर, राइट। आपने कॉलिकर साइंसदान का नाम याद रखना है। इसने तकरीबन 1850 में जो मसल्स होते हैं, स्पेशली स्टीरिएटेड मसल्स, उसके अंदर इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। और आप कह रहे हैं कि उसने जब इसको आइसोलेट किया यानी अलहदा किया इंसेक्ट मसल्स से, तो ये एक स्लैब लाइक स्ट्रक्चर था। जिस तरह एक छोटे छोटे से आप प्याज के टुकड़े काट लेती हैं, दे आर ऑल्सो सम काइंड ऑफ स्लैब्स। तो जब उन स्लैब्स को कॉलिकर ने पानी में डाला, तो वो जो स्लैब्स थी वो बेसिकली थोड़ी सी स्वेल कर गई। तो डेफिनेटली एट दैट टाइम ये चीज़ें करना भी एक साइंटिफिक रिसर्च थी। तो फिर जब वो डेफिनेटली वो स्लैब लाइक स्ट्रक्चर थोड़ा सा स्वेल हो गया, तो उससे ये पता लगा कि कोई ना कोई मेम्ब्रेन जो है वो मौजूद है इस स्ट्रक्चर के सामने, इसके अंदर। तो लिहाजा मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर जो था वो डिस्कवर किया गया। सो कॉलिकर का नाम जो है वो हिस्ट्री में बड़े डोमिनेंट तरीके से आज भी याद रखा जाता है कि इसने माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले डिस्कवर किया। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम थोड़ा सा आगे चलें, इफ़ वी जस्ट टॉक अबाउट कि 1850 के बाद क्या हुआ, तो 1850 के बाद 1882 में, यानी आफ्टर समथिंग लाइक 32 ईयर्स, एक साइंसदान सामने आया, फ्लेमिंग। इसने भी इन पार्टिकल्स को जो है आइडेंटिफाई किया एंड प्रॉपरली इनको उसने नाम फिला कर दिया, यानी फर्स्ट एवर नेम फॉर द माइटोकॉन्ड्रिया वाज फिला। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जो कि तकरीबन कुछ सालों के बाद ही 8 सालों के बाद 1890 में, इसका नाम था रिचर्ड ऑल्टमैन। ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। और इसने क्या किया कि इसने एक ख़ास किस्म का स्टेन बनाया कि जब भी वो डिफरेंट टिश्यूज़ में डाला जाता तो वो माइटोकॉन्ड्रिया को कलरफुल कर देता। और उस स्टेन से क्या होता कि माइटोकॉन्ड्रिया आइडेंटिफाई होने लग गया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर एक अलग बॉडी के तौर पर सामने आने लगा। और फिर इसने उसका नाम फिला से बायोब्लास्ट रख दिया। सो द सेकंड नेम ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया वाज बायोब्लास्ट। उसके बाद अगर हम बात करें, फिर आगे चलें थोड़ा सा, तो फिर यू कैन से कि जो ऑल्टमैन था, ही वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, जैसा कि मैंने आपसे कहा। इसने थोड़ी सी मजीद रिसर्च की और इसने जाना कि जो बायोब्लास्ट है यानी माइटोकॉन्ड्रिया है, उसका अपना जेनेटिक मटेरियल होता है और इसके अलावा वो मेटाबॉलिक इम्पैक्ट रखता है सेल के ऊपर। यानी ये दो बातें भी ऑल्टमैन ने जो है सबसे पहले हमें बताई। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम थोड़ा सा आगे चलें मजीद, तो 1897 से 1898 यानी इस एक साल के दौरानिए में बिंडा वाज द फर्स्ट एवर साइंटिस्ट जिसने फिला और बायोब्लास्ट की जगह माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, यानी ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो नाम दिया, फिलामेंटस ग्रेन्यूल्स का नाम दिया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और इसने स्टेन भी जो है यूज किए विच वॉज एलिजारिन और इसके अलावा क्रिस्टल वॉयलेट, ये दो स्टेन्स को यूज किया और फिर माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन आउट करके दिखाया। इसके अलावा एक सुप्रावाइटल स्टेन था विच वॉज जैनस ग्रीन। ये जैनस ग्रीन का इस्तेमाल 1900 के अंदर माइकलस ने किया और इस सुप्रावाइटल स्टेन यानी जैनस ग्रीन से उसने जब माइटोकॉन्ड्रिया को सेल के अंदर स्टेन किया तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया को ये साबित भी किया कि ये एक सुप्रावाइटल ऑर्गेनेली भी है। कैसे? क्योंकि इसने इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइट प्रूव कर दिया कि जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही होती है सेल के अंदर वो ज़्यादातर माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही होती है। सो दैट वाज अ ग्रेट रिसर्च विच वाज गोइंग टू बी हेल्ड इन द हिस्ट्री, जो हिस्ट्री में हो रही थी। जी तो स्टूडेंट्स, फिर दौर आया 1912 का, जिसमें किंग्सबरी एक साइंसदान था। उसने सजेस्ट किया कि जो ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव सेलुलर रेस्पिरेटरी रिएक्शंस हो रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से, वो एक नॉर्मल सेलुलर प्रोसेस है। सो वी जस्ट डोंट नीड टू गेट एक्साइटेड। उसके बाद एक साइंसदान जिसका मैं नाम लेते हुए बड़ा खुशी से आपको नाम बताऊंगा, बिकॉज ही इज नोन एज द फादर ऑफ रेस्पायरोमेट्री, राइट। रेस्पायरोमेट्री यानी रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म को सबसे पहले डील करने वाला साइंसदान ही वाज ऑटो वेनबर्ग। और ऑटो वेनबर्ग तकरीबन 1883 से 1970 तक जमीन पर रहा और 1910 के अंदर जो है इसने क्या किया, आइसोलेट किया माइटोकॉन्ड्रिया को यानी लार्ज ग्रेन्यूल्स को फ्रॉम द सेल, फ्रॉम द टिश्यूज बाय अ सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। और ये सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड जो था, फर्स्ट ऑफ ऑल विदाउट ग्राइंडिंग जो था, इसने ये करके दिखाया और माइटोकॉन्ड्रिया को अलग किया। एंड ही वाज द फर्स्ट एवर साइंटिस्ट एज वेल जिसने ये बताया कि इस ग्रेन्यूल्स में यानी माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ एंजाइम्स होते हैं
जो कि ऑक्सीडेटिव सेलुलर रिएक्शंस कर रहे होते हैं, यानी इसने एंजाइम्स का नाम सबसे पहले यूज किया। सो कहानी 1850 से स्टार्ट हुई और ये अभी तक आ गई है 1910 तक। जी तो स्टूडेंट्स चलते हैं 1922 के दौर में, और इसमें दो साइंटिस्ट थे, एम्बेडन एंड मेयरहोफ, वेरी फेमस साइंटिस्ट, जर्मन बायोकेमिस्ट थे। इन्होंने वेरियस स्टेप्स डिस्कवर किए ग्लाइकोलाइसिस के, और इसके अलावा मेयरहोफ और हिल, यानी मेयरहोफ फ्रॉम द अपर साइड एंड हिल वाज अनदर साइंटिस्ट, और यू कैन से कि इन्हों को फिर जो था वो नोबेल प्राइज मिला इन 1922। क्यों? इन्होंने एक बहुत जबरदस्त 1922 में फिनोमेना डिस्कवर किया, जो था इन्होंने मसल्स में ऑक्सीजन और मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टिक एसिड का फिनोमेना शो किया, यानी कि इन्होंने प्रोडक्शन ऑफ हीट इन मसल्स को एक्सप्लेन किया, जिसकी बिना पर इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। फिर 1931 के अंदर जो थे एक साइंटिस्ट थे लोहमन, इन्होंने मसल्स के अंदर एटीपी डिस्कवरी कर दी, और एटीपी की डिस्कवरी का जामा जो है लोहमन के नाम चला गया। फिर एक साइंसदान थे लिपमैन। लिपमैन जो थे वो भी एक जर्मन बायोकेमिस्ट थे, और इन्होंने कोएंजाइम ए डिस्कवर किया, और कोएंजाइम ए जो था ना सिर्फ डिस्कवर किया बल्कि इसकी अफादियत, इसके फायदे बताए कि इंटरमीडिएट स्टेप्स जो हो रहे होते हैं ग्लाइकोलाइसिस और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उसमें कोएंजाइम ए का क्या वाइटल रोल है मेटाबॉलिज्म के अंदर। सो ये जो थी बड़ी डिस्कवरीज थी जो जानने को हमें मिली रिलेटेड माइटोकॉन्ड्रिया। स्टूडेंट्स लोहमन के बारे में थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं कि उसने एटीपी डिस्कवर की, लेकिन अभी लिपमैन की बात हो रही थी। तो लिपमैन ने जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट्स और हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स को सबसे पहले जो है कोएंजाइम ए डिस्कवर करने के साथ साथ ये बातें भी उसने बताई। तो ये आप सब स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए। जी तो स्टूडेंट्स उसी दौर के अंदर अब बहुत ज्यादा रिसर्च तेज हो गई थी, और वारबर्ग नामी साइंसदान ने जो है वो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट की ऑक्सीडेशन को जो है उसने प्रूव किया कि एटीपी फॉर्मेशन होती है ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट से। उसके बाद मेयरहोफ का, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इसने ये भी शो किया कि जो एटीपी है वो फॉस्फोपाइरुवेट से बनती है, और इसके अलावा कार्कर नामी साइंसदान ने एक्सप्लेन किया कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन जो है वो एक रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। यानी ये बातें जो थी अब साइंसदानों को पता लगने लग गई थी। ये जो लफ्ज है दैट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, इसको आपने ख्याल करना है। जी तो स्टूडेंट्स अगर आप बात करें हम क्रेब्स साइकिल के बारे में, जिसको आप इवन 9th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो, तो क्रेब्स साइकिल डेफिनेटली सर हांस क्रेब के नाम से जो है इन्होंने सिट्रिक एसिड साइकिल या ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को सबसे पहले एक्सप्लेन किया, और ये डिस्कवरी बायोकेमिकल रिएक्शंस की उस वक्त की गई जब रेडियो एक्टिविटी लेवलिंग ऑफ कंपाउंड्स भी डिस्कवर नहीं हुए थे, और इवन ये भी नहीं पता था कि केमिकल रिएक्शंस कौन से सेल कि कौन सी जगह पे हो रहे हैं प्रॉपरली, लेकिन फिर भी उन्होंने सब ये बायोकेमिकल रिएक्शंस को डिस्कवर किया। और उनके साथ साथ लिपमैन का भी नाम लिया जाएगा, जिन्होंने कोएंजाइम्स वगैरह डिस्कवर किए, और साथ कुछ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशंस को भी एक्सप्लेन किया, यानी हाई एनर्जी बॉन्ड्स वगैरह को भी एटीपी के अंदर एक्सप्लेन किया। तो दोनों को 1953 के अंदर जो है वो नोबेल प्राइज से नवाजा गया। सो दैट वाज अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन बाय दीज टू साइंटिस्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, तकरीबन हम चलें 1948 या 1950 की तरफ, तो कैनेडे एंड लहलिंजर की तो पूरी किताबें हैं इस वक्त मार्केट में। तो लहलिंजर नामी साइंसदान और कैनेडे ने जो है वो सिट्रिक एसिड साइकिल, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन और फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, इन तीनों को इंपॉर्टेंट करार दिया कि ये तीनों रिएक्शन जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहे होते हैं। इसके अलावा लहलिंजर ने ये भी बात प्रूव की 1951 में कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है, इसके ऊपर फिर बहुत साइंसदानों ने काम किया, और उन साइंसदानों के क्या नाम है मैं आपको बताता हूँ। जी तो स्टूडेंट्स वो साइंसदान है वारबर्ग, जेंट एंड गायोर्गी and William Kochne, right? Okay, we just take an E over here. So they took Nobel Prize for the electron transport chain reactions. इन्होंने explain किए। उसके बाद स्टूडेंट्स 1961 में a very brilliant scientist माइकल, इसने नोबेल प्राइज विन किया 1978 में। किस बात पर? इसने कीमियो ऑस्मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस के बारे में एक्सप्लेन कर दिया, और इसने ये कीमियो ऑस्मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनाने का एक और तरीका था, इस मॉडल के ऊपर इसको नोबेल प्राइज दिया गया।
जी तो स्टूडेंट्स, हम अब आखिर में बात करते हैं 1954 प्लैडिक। इसने सबसे पहले क्रिस्टी का सिंगुलर क्रिस्टेल का स्ट्रक्चर जो है यानी क्रिस्टी को एक्सप्लेन किया। फिर 1963 में नैश नामी साइंसदान ने डीएनए फाइबर्स का बताया कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है, इसके अंदर ये डीएनए फाइबर्स मौजूद हैं, एम्ब्रियोनिक सेल्स के अंदर ये डिस्कवरी की गई। उसके बाद फिर ये अटार्डी एंड अलोनी नामी साइंसदान हैं, ठीक है, अटार्डी एंड अलोनी, इन्होंने रिपोर्ट किया कि 70S टाइप राइबोसोम्स भी जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद हैं और ये डिस्कवरी 1971 में हुई। और अब मैं आपको बताता हूँ कि डीएनए के पुराने माइटोकॉन्ड्रिया के जो थे पुराने नाम कौन कौन से थे। तो आखिर में बात हो रही है कि इनके पुराने नाम क्या क्या थे, जिसमें से 2 नाम मैंने आपको बताए हैं, दैट इज फिला एंड बायोब्लास्ट। लेकिन और भी हैं, दैट इज फोसिनोफिलिक ग्रेन्यूल्स, पैराबेसल बॉडीज, प्लाज्मोसोम्स, प्लास्टोसोम्स, फिला, वर्मिक्यूल्स, बायोब्लास्ट, कॉन्ड्रोसोम्स और फिर आज हम इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये जरूर बताइएगा माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने रखा, इसी वीडियो में मैंने आपको बताया है। इसके अलावा फिला और बायोब्लास्ट किन साइंसदानों ने इस नाम को यूज किया था। इसके अलावा और भी कोई बात जो आप मजीद शेयर करना चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, ताकि मजीद जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको आइडिया हो जाए। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा कि बॉडी के कौन कौन से सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। तो अगली वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट में तमाम वीडियोस मौजूद हैं। प्लेलिस्ट में जो मेरा प्लेलिस्ट का एक थंबनेल होगा, दैट इज गोइंग टू बी सेल बायोलॉजी, उसमें आपको इस सेल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाते हुए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।